इंडस्ट्रीज की हम लोग जब बात करते हैं ना इंडिया के लिए, तो इंडस्ट्रीज रेफर टू इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसके अंदर हम लोग रॉ मटेरियल को एक्सट्रैक्ट करके उन्हें प्रोसेस करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, असेंबली करते हैं और फाइनली उन्हें फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर देते हैं। या तो फिनिश गुड्स होते हैं या फिर सेमी फिनिश प्रोडक्ट्स होते हैं जिन्हें फर्दर आगे यूज किया जाता है किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। क्योंकि ये रॉ मटेरियल्स में वैल्यू एडिशन का काम कर रहे हैं, तो इंडस्ट्रीज का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। फिर ये एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करते हैं, प्रोडक्शन भी बढ़ाते हैं, एक्सपोर्ट भी प्रमोट करते हैं और हमारे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी जीडीपी को बहुत सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट भी करते हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन से हमारा मतलब होता है कि इट इज़ वन ऑफ द की इंडिकेटर्स ऑफ इकोनॉमिक प्रोग्रेस। क्यों? क्योंकि ये अर्बनाइजेशन को बढ़ाता है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट बढ़ाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बढ़ाता है और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव भी करता है। इंडिया के अंदर तरह तरह की इंडस्ट्रीज हैं, जैसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज हो गई, टेक्सटाइल हो गई, ऑटोमोबाइल्स हो गई, सीमेंट हो गई, पेट्रोकेमिकल्स हो गए, फार्मास्यूटिकल्स हो गई, इंजीनियरिंग, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, फूड प्रोसेसिंग। इलेक्ट्रॉनिक्स में तो अब सेमीकंडक्टर पे तो अलग ही लेवल पे डेवलपमेंट की बात चल रही है हमारे यहाँ। और रिन्यूएबल एनर्जी। लोकेशन और ग्रोथ जो होगी इंडस्ट्रीज की वो अलग अलग फैक्टर्स पर डिपेंड करेगी, जैसे रॉ मटेरियल्स की अवेलेबिलिटी, एनर्जी रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी, लेबर, कैपिटल, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, मार्केट एक्सेस टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट पॉलिसीज और इंफ्रास्ट्रक्चर। तो बहुत सारी ऐसे फैक्टर्स हैं जिन पे किसी भी इंडस्ट्री की ग्रोथ और लोकेशन डिपेंड करती है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की जब बात करते हैं तो जब हमारा लिबरलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन का टाइम आया था, एलपीजी रिफॉर्म जब आए थे, वहां पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हमारा एक्सलरेट हुआ। उसके अलावा गवर्नमेंट ने भी जैसे इसमें काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स लिए, जैसे मेक इन इंडिया स्कीम है, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम है, पीएलआई स्कीम अभी भी चल रही है, डिजिटल इंडिया हुआ, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स बनाया गवर्नमेंट ने। तो इन सब चीज़ों से हमारा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और ज़्यादा बढ़ता है। इंडस्ट्रीज को हम लोगों ने क्लासिफाई करा है बेसिस ऑफ द रॉ मटेरियल, ओनरशिप, साइज और नेचर ऑफ द प्रोडक्ट्स पे। रॉ मटेरियल पे अगर हम लोग बात करें, हमारी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज होती हैं। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज वो होती हैं जो कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को यूज करती हैं एज द प्राइमरी रॉ मटेरियल। ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में वैल्यू ऐड करती हैं और रूरल एरियाज के लोगों को एम्प्लॉयमेंट देती है, जैसे हमारी कॉटन टेक्सटाइल है, शुगर इंडस्ट्री है, जूट है, फूड प्रोसेसिंग है, डेयरी, टी, कॉफी, वेजिटेबल ऑयल या फिर पेपर इंडस्ट्री। फिर हमारी मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज होती है जो कि मेटेलिक या नॉन मेटेलिक मिनरल्स को यूज करती है एज अ रॉ मटेरियल। ये हैवी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का फाउंडेशन है, जैसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है, एल्यूमिनियम है, सीमेंट है, कॉपर है या इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज है। फिर हमारी फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज होती है। फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज की हम लोग जब बात करते हैं, ये टिम्बर पे, बैम्बू पे, वुड पल्प पे या बाकी फॉरेस्ट प्रोडक्ट पर डिपेंड करती हैं, वो इनका रॉ मटेरियल होता है, जैसे पेपर, फर्नीचर, प्लाईवुड, मैचेस और रेजिन इंडस्ट्रीज। मैरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज वो होती हैं जो कि फिश, प्रॉन, सीवीड, पर्ल्स या फिर बाकी मैरीन रिसोर्सेज को यूटिलाइज करती है, जैसे फिश प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज हो गई, सी फूड एक्सपोर्ट हो गया, पर्ल कल्चर हो गया या फिर मैरीन केमिकल्स हो गए। फिर हमारी साइज के बेसिस पे भी हम लोग इंडस्ट्रीज को क्लासीफाई कर देते हैं, जैसे कॉटेज इंडस्ट्रीज हुई, ये हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है जिन्हें मेनली फैमिली मेंबर्स ही चलाते हैं। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हुई जिनके अंदर लिमिटेड इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है और काफ़ी लोअर लेवल पे या स्मॉल स्केल पर ही एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज होती है जिसमें हैवी कैपिटल चाहिए होता है, एडवांस टेक्नोलॉजी, मैकेनाइजेशन और लार्ज लेबर फोर्स चाहिए होती है। ओनरशिप के बेसिस पे भी हमारी इंडस्ट्रीज होती है, जैसे पब्लिक सेक्टर होती है, प्राइवेट सेक्टर होती है, जॉइंट सेक्टर होती है। जॉइंट सेक्टर के अंदर गवर्नमेंट और प्राइवेट एंटरप्राइज दोनों होती हैं, या कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज होती है जो कि ग्रुप ऑफ प्रोड्यूसर्स या लोग आपस में मिलकर बनाते हैं। इंडस्ट्रियल लोकेशन को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स है, जैसे रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी। इंडस्ट्रीज वहाँ पे ज़्यादा प्रेफरेंस होती है इंडस्ट्री की जहाँ पे रॉ मटेरियल सोर्स उनके लिए पास में हो, ताकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो जाए और कॉन्टिन्यूस सप्लाई बनी रहे। हैवी इंडस्ट्रीज हुई जैसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज हुई, तो ये कोल और आयरन और डिपॉजिट्स के आसपास होती है। अवेलेबिलिटी ऑफ पावर, रिलायबल और अफोर्डेबल इलेक्ट्रिसिटी भी चाहिए इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के लिए, चाहे थर्मल हो, हाइड्रो इलेक्ट्रिक हो, न्यूक्लियर हो या रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हो। दे इन्फ्लुएंस इंडस्ट्रियल लोकेशन। फिर आती है लेबर सप्लाई। लेबर सप्लाई की जब बात करते हैं तो इंडस्ट्रीज को बहुत स्किल्ड और अनस्किल्ड दोनों तरह की लेबर चाहिए होती है। लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज जनरली वहाँ होती हैं जहाँ पे अबेंडेंट वर्कफोर्स अवेलेबल होती है, अदरवाइज उनका सर्वाइव कर पाना मुश्किल हो जाता है। ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन, एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज चाहिए ताकि रॉ मटेरियल्स का और फिनिश गुड्स का मूवमेंट हो सके। वेल डेवलप्ड ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर हो तो प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो जाती है हमारी, जिससे मार्केट एक्सेस भी हमारी बढ़ने लगती है। फिर मार्केट अवेलेबिलिटी होती है कि जो कंज्यूमर ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज है वो लार्ज अर्बन सेंटर्स के आसपास रहेंगी जहाँ पे डिमांड भी ज़्यादा है। कैपिटल और टेक्नोलॉजी, फाइनेंस की अवेलेबिलिटी हो गई, इन्वेस्टमेंट हो गया, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हो गए, आसपास होंगे तो उससे ज़्यादा बेटर होता है। इसके बाद आती है गवर्नमेंट पॉलिसीज।
गवर्नमेंट पॉलिसी जैसे इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो भी है गवर्नमेंट की, वो टैक्स इंसेंटिव मिल रहा है नहीं मिल रहा है, सब्सिडीज है नहीं है, इंडस्ट्रियल पार्क्स बनाना, एसईजीज बनाना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को ईजी करना, ये सब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को ग्रेटली इन्फ्लुएंस करता है। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की बात करें तो इट इज रिगार्डेड एज द बैकबोन ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। क्यों? क्योंकि स्टील जो होता है इंजीनियरिंग के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए, ऑटोमोबाइल्स, रेलवे, डिफेंस, शिप बिल्डिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब के लिए एक बेसिक रॉ मटेरियल होता है। दैट मीन्स अगर एक अकेली आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री चलेगी तो ये फर्दर और बहुत सारी इंडस्ट्रीज को चलाएगी। इसको हम लोग बेसिक या फिर हैवी इंडस्ट्री में बोलते हैं क्योंकि न्यूमरस डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्रीज को ये सपोर्ट करता है। लोकेशन आयरन एंड स्टील प्लांट्स की, जहां पर आयरन और होगा जिसके भी आसपास वहां पर होगी, या फिर कोल, लाइमस्टोन, पावर, वाटर, ट्रांसपोर्टेशन या स्किल लेबर, कोई एक एटलीस्ट अवेलेबिलिटी हो। तो कंपनी जब देखती है या गवर्नमेंट देखती है, वो मैक्सिमम फैक्टर्स की अवेलेबिलिटी को देखती है, तभी किसी इंडस्ट्री को कहीं लगाने की बात होती है। मोस्ट इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स इंडिया में छोटा नागपुर प्लेटू में है, क्योंकि वो जो एरिया है वो आयरन और कोल में रिच है। मेजर इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स हमारे कौन से हैं? टाटा स्टील प्लांट है जो कि जमशेदपुर में 1907 में बना था, इंडिया का पहला इंटीग्रेटेड प्राइवेट स्टील प्लांट है। भिलाई स्टील प्लांट छत्तीसगढ़ में है जो कि सोवियत असिस्टेंस के साथ बना था। इट इज वन ऑफ द इंडिया लार्जेस्ट स्टील प्लांट। रोरकेला स्टील प्लांट, ये उड़ीसा में है और ये जर्मन कोलेबोरेशन के साथ बना था। दुर्गापुर स्टील प्लांट वेस्ट बंगाल में है, ब्रिटिश असिस्टेंस से बना था। बोकारो झारखंड में है जो कि इंडिया का लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर स्टील प्लांट्स में से एक है। विशाखापट्टनम स्टील प्लांट आंध्रा में है, इंडिया का फर्स्ट ऑफशोर बेस्ड इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट है। तो जो टाटा वाला है वो हमारा इंटीग्रेटेड प्राइवेट है, भिलाई वाला सोवियत असिस्टेंस के साथ बना, रोरकेला वाला जर्मन कोलेबोरेशन से, दुर्गापुर वाला ब्रिटिश असिस्टेंस से। बोकारो हमारे वन ऑफ द लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर स्टील प्लांट्स है, और विशाखापट्टनम इंडिया का पहला शोर बेस्ड इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट है। इसकी अगर इंपॉर्टेंस की बात की जाए तो जो हमारे इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल, रेलवे, डिफेंस, कंस्ट्रक्शन या इंफ्रास्ट्रक्चर से वहां पे सप्लाई जाती है। लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बन डेवलपमेंट को प्रमोट करता है, एंड इट कॉन्ट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू अवर एक्सपोर्ट। फिर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करें। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इंडिया की ओल्डेस्ट और लार्जेस्ट एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज है। आप लोगों ने अगर हिस्ट्री पढ़ी हो तो कॉटन क्लोथ का सैंपल हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो अवशेष मिले हैं वहां पे भी मिले, तो आप सोच सकते हो कितनी ओल्डेस्ट इंडस्ट्री है। इसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मिलता है मिलियंस ऑफ लोगों को, और इंडिया वर्ल्ड के लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ कॉटन टेक्सटाइल में से एक है। फैक्टर्स कौन कौन से इसको अफेक्ट करते हैं कि जैसे रॉ कॉटन की अवेलेबिलिटी अच्छे से हो, ह्यूमिड क्लाइमेट हो ताकि स्पिनिंग ढंग से हो जाए, स्किल्ड लेबर अवेलेबल हो, लार्ज डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट की अवेलेबिलिटी हो, और एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन हो। मेजर सेंटर्स की बात की जाए तो मुंबई, अहमदाबाद, सूरत, कोयम्बटूर, नागपुर, कानपुर, लुधियाना। जिसमें से अहमदाबाद को हम लोग मैनचेस्टर ऑफ इंडिया बोलते हैं और कोयम्बटूर को मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया बोलते हैं। अगर कुछ इजी सवाल पूछा गया या स्टैटिक जीके का सवाल में ये चीज़ें भी पूछी जा सकती हैं, एसएससी में तो पूछी जाती हैं अक्सर, कि मैनचेस्टर ऑफ इंडिया किसे कहते हैं या मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया किसे कहते हैं। इंपॉर्टेंस है इसकी कि इसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, वैल्यूएबल फॉरेन एक्सचेंज आती है, रूरल कॉटन फार्मर्स को सपोर्ट करता है, और टेक्सटाइल और डोमेस्टिक ग्लोबल मार्केट्स को सप्लाई करता है। जूट इंडस्ट्री आती है। जूट को हम लोग गोल्डन फाइबर भी कहते हैं क्योंकि इसका गोल्डन कलर होता है और इकोनॉमिक वैल्यू होती है। इंडिया वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रॉ जूट एंड जूट प्रोडक्ट्स है। जूट की इंडस्ट्री हमारी अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ जूट पे डिपेंड करेगी, ह्यूमिड क्लाइमेट, चीप लेबर, वाटर सप्लाई, एंड प्रॉक्सिमिटी टू कोलकाता पोर्ट। मेजर सेंटर है कोलकाता, हावड़ा, हुगली, सीरमपुर और भद्रेश्वर। इंपॉर्टेंस बात की जाए तो इको फ्रेंडली बैग आते हैं, रोप्स आती हैं, कारपेट, सेक्स और पैकेजिंग मटेरियल। इस बार जो हमारा कॉमनवेल्थ गेम्स का कंटिजेंट गया हुआ है 2026 का ग्लासगो स्कॉटलैंड में, वो लोग भी जूट के ही फैब्रिकेटेड कपड़े पहन रहे हैं। रूरल एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करता है, सस्टेनेबल और बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स को प्रमोट करता है। शुगर इंडस्ट्री होती है। शुगर इंडस्ट्री इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है आफ्टर कॉटन टेक्सटाइल। इट डिपेंड्स ऑन द शुगर केन कल्टिवेशन एंड इट्स प्रिंसिपल रॉ मटेरियल। किस चीज़ पे? अवेलेबिलिटी ऑफ शुगर केन पे इसका लोकेशन डिपेंड करेगी, वाटर सप्लाई पे, लेबर पे, ट्रांसपोर्टेशन पे और आसपास के मार्केट्स में। मेजर शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है हमारी यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, बिहार। इंपॉर्टेंस क्या है कि शुगर बनता है, इथेनॉल बनता है, मोलेसिस बनते हैं, बगेजे बनते हैं। रूरल एम्प्लॉयमेंट को सपोर्ट करता है और प्रमोट करता है बायोफ्यूल प्रोडक्शन थ्रू इथेनॉल ब्लेंडिंग। और अभी तो इथेनॉल ब्लेंडिंग आप देख ही रहे हैं, करंट अफेयर्स में 85% इथेनॉल ब्लेंडिंग तक की बात हो चुकी है। फिर सीमेंट इंडस्ट्री आती है। सीमेंट हमारा एक एसेंशियल बिल्डिंग मटेरियल है, जिसे कंस्ट्रक्शन में, इंफ्रा में, डैम्स में, ब्रिजेस में, रोड्स में, हाउसिंग में हम लोग यूज करते हैं जगह जगह। सीमेंट इंडस्ट्री हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से रिलेटेड है। रॉ मटेरियल इसमें होता है लाइमस्टोन, क्ले, जिप्सम और कोल।
और मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है इसकी राजस्थान, मध्य प्रदेश, आंध्र, गुजरात, छत्तीसगढ़ एंड तमिलनाडु। इंपॉर्टेंस की बात की जाए तो इंफ्रास्ट्रक्चर और हाउसिंग डेवलपमेंट को सपोर्ट करता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, एसेंशियल मटेरियल आते हैं कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स के लिए। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात करें तो इसमें पैसेंजर व्हीकल्स बनते हैं, कॉमर्शियल व्हीकल्स बनते हैं, टू व्हीलर, ट्रैक्टर, बसेस, ट्रक्स और ऑटो कंपोनेंट। इंडिया इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंट्री। मेजर ऑटोमोबाइल हब में हमारा सबसे पहला चेन्नई है, जिसे हम लोग डेट्रॉइट ऑफ इंडिया बोलते हैं। इसके अलावा पुणे है, गुरुग्राम मानेसर है, सानंद है और होसुर है। आईटी इंडस्ट्री आती है हमारी। आईटी इंडस्ट्री हमारी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी से, क्लाउड कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल कम्युनिकेशन से डील करती है। इंडिया हैज emerged एज वन ऑफ द वर्ल्ड्स लीडिंग आईटी सर्विस प्रोवाइडर्स। मेजर आईटी हब्स है हमारी बेंगलुरु, जिसे हम लोग सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहते हैं। इसके अलावा हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, गुरुग्राम, नोएडा भी आईटी हब्स बने हुए हैं। मेजर इंडस्ट्रियल रीजन की बात करें तो हमारे इंडिया में अलग अलग तरह से इंडस्ट्रियल रीजन है। जैसे मुंबई पुणे इंडस्ट्रियल रीजन है, यहाँ पे टेक्सटाइल, इंजीनियरिंग, केमिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स, ऑटोमोबाइल्स और आईटी इंडस्ट्री है। हुगली इंडस्ट्रियल रीजन है जो कि जूट, इंजीनियरिंग, केमिकल्स और शिप बिल्डिंग के लिए फेमस है। छोटा नागपुर इंडस्ट्रियल रीजन है जिसे हम लोग रूर ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। इट इज रिच इन आयरन, स्टील, कोल, इंजीनियरिंग एंड हैवी इंडस्ट्रीज। अहमदाबाद वडोदरा रीजन है जहाँ पे कॉटन, टेक्सटाइल्स, केमिकल्स, पेट्रोकेमिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स और इंजीनियरिंग का एरिया है। बेंगलुरु तमिलनाडु रीजन है जहाँ पे आईटी, एरोस्पेस, बायोटेक, ऑटोमोबाइल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स की बात होती है। विशाखापट्टनम और गुंटूर रीजन है जहाँ पे स्टील, पेट्रोलियम, फर्टिलाइजर, शिप बिल्डिंग और इंजीनियरिंग है। दिल्ली मेरठ गुरुग्राम रीजन है जो ऑटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंजीनियरिंग, आईटी और कंज्यूमर गुड्स की बात करता है। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स की बात की जाए, ये जो अभी हम लोगों ने पढ़ा ये इंडस्ट्रियल रीजन्स थे। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स की बात की जाए तो ये इंटीग्रेटेड इंफ्रा प्रोजेक्ट डेवलप किए जाते हैं सो दैट मैन्युफैक्चरिंग, इन्वेस्टमेंट, लॉजिस्टिक्स, एक्सपोर्ट्स और रीजनल इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट किया जा सके। यहाँ पे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स में इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स होते हैं जो कि हाई क्वालिटी ट्रांसपोर्ट नेटवर्क के थ्रू, स्मार्ट सिटीज के थ्रू, लॉजिस्टिक्स हब्स या मॉडर्न इंफ्रा के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। जैसे दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, इंडिया का लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है जो कि डायरेक्टली दिल्ली और मुंबई को जोड़ता है और इट इज डेवलप्ड अलोंग द वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर। चेन्नई बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, सीबीआईसी। ये चेन्नई को बेंगलुरु को आपस में जोड़ता है और नियर बाय इंडस्ट्रियल क्लस्टर से जोड़ता है। ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, एरोस्पेस और इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज को प्रमोट करता है। बेंगलुरु मुंबई इकोनॉमिक कॉरिडोर है, बीएमईसी। इसकी बात की जाए तो कर्नाटका और महाराष्ट्र में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को प्रमोट करता है। अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, AKIC। इट इज डेवलप्ड अलोंग द ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर एंड इट प्रमोट्स मैन्युफैक्चरिंग एंड लॉजिस्टिक्स अक्रॉस नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न इंडिया। ईस्ट कोस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर है, ECEC, जो कि इंडिया का पहला कोस्टल इकोनॉमिक कॉरिडोर है। सवाल है इंडिया का पहला कोस्टल इकोनॉमिक कॉरिडोर कौन सा है? ईस्ट कोस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये वेस्ट बंगाल से तमिलनाडु तक चलता है अलोंग द ईस्टर्न कोस्ट एंड इट एनकरेजेस द पोर्ट लेड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। वाइजैक चेन्नई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, VCIC। इट फॉर्म द पार्ट ऑफ ईस्ट कोस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर। इट प्रमोट्स मैन्युफैक्चरिंग, पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स। इंडस्ट्री की इंपॉर्टेंस की अगर बात की जाए तो इंडस्ट्रीज हमारे रॉ मटेरियल्स को वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करती हैं, नेशनल इनकम को बढ़ाती हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ रही हैं, मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज, ट्रांसपोर्ट बढ़ रहा है, लॉजिस्टिक्स एंड ट्रेड बढ़ रहा है। इंडस्ट्रीज फर्दर प्रमोट्स टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, इनोवेशन एंड रिसर्च। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात की जाए तो एक्सपोर्ट को स्ट्रेंथन करता है, फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स को इंप्रूव करता है। इंडस्ट्रीज एक्सेलरेट करती हैं अर्बनाइजेशन, इंफ्रा डेवलपमेंट एंड रीजनल इकोनॉमिक ग्रोथ। स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल सेक्टर होगा अगर तो इट विल रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट्स एंड एनहेंसेस नेशनल सेल्फ रिलायंस। बैलेंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की हेल्प से हम लोग अपने रीजनल डिस्पैरिटीज को रिड्यूस कर सकते हैं, लिविंग स्टैंडर्ड जो है लोगों के उसको इंप्रूव कर सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं यहाँ पे शॉर्ट्स में मैंने बनाए हैं जो कि अलग अलग, मतलब पॉइंट्स ऑलमोस्ट सारे वही हैं जो हमने ऊपर कवर करे हुए हैं, बट काफ़ी सारे एग्जाम्स में पूछा गया है। जैसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है, इसे हम लोग बैकबोन ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कहते हैं। जमशेदपुर जो है इंडिया का पहला इंटीग्रेटेड प्राइवेट स्टील प्लांट यहाँ बना था। अहमदाबाद को मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहते हैं। कोयम्बटूर को मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया कहते हैं। जूट को गोल्डन फाइबर कहते हैं और हुगली बेल्ट जो है लार्जेस्ट जूट इंडस्ट्रियल रीजन है इंडिया का। उत्तर प्रदेश लार्जेस्ट शुगर प्रोड्यूसिंग स्टेट है और महाराष्ट्र में हाईएस्ट शुगर रिकवरी रेट है। चेन्नई को हम लोग डेट्रॉइट ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहते हैं। छोटा नागपुर प्लेट्यू को रूर ऑफ इंडिया कहते हैं क्योंकि यहाँ पे अच्छी खासी हैवी इंडस्ट्रीज का कंसंट्रेशन है। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर इंडिया का लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है एंड वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट।
ईस्ट कोस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर इंडिया का पहला कोस्टल इकोनॉमिक कॉरिडोर है। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स का काम है टू प्रमोट मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपोर्ट्स, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, लॉजिस्टिक्स एफिशिएंसी एंड बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी डाउट है तो ये मेरा कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वाला ग्रुप या फिर यूपी स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम्स के जो यूपी सीबीएल 2026 का ग्रुप है, इन दोनों ग्रुप को ज्वाइन करके किसी भी ग्रुप में आप मेरे से अपने डाउट डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू वेरी मच।